ऐसा क्या हुआ आज के हियरिंग में कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड कहने पर मजबूर हो गए कि वे जम्मू और कश्मीर स्टेट के डीलिमिटेशन के बारे में और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनेंगे, और उधर मौजूद सारे लॉयर्स को ये भी निर्देश दिया कि वे अपने आर्ग्यूमेंट्स उस हिसाब से सुधार लें। और किस लॉयर को बोला कि बेंच को अब सेंटर से भी जवाब सुनना है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। चल रहे आर्टिकल 370 के रिमूवल के फाइनल हियरिंग को आज 8वां दिन हो गया है। A bench of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gavai and Suryakant have been fixed to hear this matter. आपको सुन के हैरानी होगी कि आज 5 लॉयर्स ने अपने साइड से आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सीजीआई ने पिटिशनर्स को इस मामले को आज तक में निपटाने का ऑर्डर दिया था। हालांकि पिटिशनर्स इसमें सक्षम नहीं हो पाए, पर सीजीआई ने कल तक का समय दिया है। पिछले 7 दिनों में हमने बहुत ही सीनियर लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट सुने हैं, जैसे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, शेखर नफाड़े और दिनेश द्विवेदी। 7वें दिन की हियरिंग में कुछ समय बाकी होने की वजह से कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी के आर्ग्यूमेंट सुने थे। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हुए कहा, When you break down a state into UT, the parliament becomes the sole legislature. When parliament is a sole legislature, the state comes out of the pedal structure. हालांकि समय नहीं बचने के कारण वे उतने आर्ग्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए। 8वें दिन के आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने ही शुरुआत की थी। आपको बता दें कि सीजीआई ने सख्त ऑर्डर्स दिए हैं कि पिटिशनर्स अपना केस जल्दी रैप अप कर दे ताकि रिस्पोंडेंट्स को भी सुनने का समय मिले। आपको जान के हैरानी होगी कि इस मामले में हियरिंग चलने के बावजूद एक दूसरी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ दिन पहले आई थी। उसमें ये मांग की गई थी कि आर्टिकल 370 के रिमूवल को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस करते हुए कहा, A declaration cannot be issued by this court with regard to the constitutional validity of the action of the union government. In any event, the issue of constitutional validity is pending before the constitution bench. 8वें दिन की शुरुआत करते हुए सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट एक प्री कंडीशन है, और इसी की वजह से जम्मू और कश्मीर का इंडिया के साथ मर्जर बाकी स्टेट्स के मुकाबले डिफरेंट है। He said, Kashmir acceded differently. Rest of the states concluded standstill agreements before 1947. Kashmir did not do that. उन्होंने ये साफ कहा कि उनका मेन थीम ये है कि कश्मीर की बात अलग थी। He said, see Article 238. Kashmir is entirely different and this is evident from the debates, both in terms of accession and was different as it did not merge with other states. इस पर सीजीआई ने जवाब देते हुए कहा, Where do we get that article? Since our constitution copy does not have it, I'll just check. अपने आर्ग्यूमेंट को बढ़ाते हुए द्विवेदी ने कहा कि भले कश्मीर ने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी इंडिया को एक्सीड कर दी है, बट इंटरनल सॉवरेनिटी उनके पास अभी भी मौजूद है। उन्होंने ये भी तर्क देते हुए कहा, आर्टिकल 370 ceases to operate once the constitution of Jammu and Kashmir was enacted in 1957. हालांकि द्विवेदी की ये बात सुनकर सीजीआई ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, You are saying once the constitution of Jammu and Kashmir came into existence in 1957, Article 370 ceased to exist and only governing document became the Constitution of Jammu and Kashmir. We got it. So which are the features of 370 which ceased to exist? इस पर तुरंत जवाब देते हुए द्विवेदी ने कहा, 238 shall not apply in relation to 370. It has not been changed because there is no power to change it. 1952 onwards, clause 3 hasn't been used. और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को डिस्कस किया। इस पर सीजीआई ने अपने डाउट्स व्यक्त करते हुए कहा, कैन वी से अ स्पीच बाय अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट विल हैव अ इफेक्ट ऑफ अ बाइंडिंग कमिटमेंट ऑफ अ नेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दिस विल हैव इम्प्लीकेशंस इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जस्टिस खन्ना ने भी इस मामले में हामी भरते हुए कहा, वी कैन नॉट रीड पोर्शंस ऑफ द डिबेट एंड कम टू दिस कंक्लूजन। यू नीड टू रीड द फुल कंटेक्स्ट। इन अ डिबेट देयर आर स्टेटमेंट्स एंड रिप्लाईज टू क्वेश्चन। इस बात पर जस्टिस कौल ने द्विवेदी से सवाल करते हुए पूछा, वी रेड एन इंटेंट बेस्ड ऑन डिबेट्स, हाउ इट ट्रांसपायर्ड एंड वर्कड आउट आफ्टर दैट, व्हाट अबाउट दैट? जिस पर तुरंत जवाब देते हुए द्विवेदी ने कहा, एनी अमाउंट ऑफ इलीगैलिटी ऑफ एक्शंस टेकन देयर आफ्टर कैन नॉट जस्टिफाई द वैलिडिटी। हालांकि जस्टिस कौल को ये बात जमी नहीं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स ये कैसे प्रूफ की तरह काम कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 ने खुद को डिसॉल्व कर लिया था। इस पर उनको समझाते हुए द्विवेदी ने कहा कि डिबेट्स आर्टिकल 370 के पीछे के इंटेंशंस और स्कोप्स को समझाते हैं। लेकिन जस्टिस कौल ने द्विवेदी को उनकी बात में ही फंसाते हुए बोला, आई थॉट यू सेड दैट 370 डिडंट एग्जिस्ट, दैट इट शुड बी रेड इन अ मैनर दैट 370 वाज इंटेंडेड टू डिसॉल्व itself after constituent assembly completing.
उन्होंने द्विवेदी को समझाते हुए कहा कि वे समझ नहीं रहे हैं कि उनके आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से कंसिक्वेंसेस बहुत गलत होंगे। इस पर द्विवेदी ने जवाब देते हुए कहा, आई डोंट फील देयर वुड बी एनी एडवर्स कंसिक्वेंसेस, दैट वाज द इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स। हालांकि सीजीआई को ये बात नहीं जमी और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अनलेस वी एक्सेप्ट दैट आर्टिकल 370 एग्जिस्टेड टिल 2019, देयर वुड बी नो ट्रैमल ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। If we accept your argument, there would be no restraint on the power of parliament. Justice Kaul ने भी द्विवेदी को तर्क देते हुए कहा, You are saying that all that happened for last few decades is wrong. No one understood the constitution. इस पर द्विवेदी ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सेम इंदिरा स्वाहानी के केस में भी किया था और इसी के साथ खुद के आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया। इसके बाद सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने पिटिशनर्स की ओर से आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। उन्होंने ये साफ किया था कि वे बस जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर फोकस करेंगे। He said, starting with the presidential proclamation, it is void. As far as Jammu and Kashmir is concerned, on August 5, 2019, it was a state, so any change in relation to Article 3 could be only state to state. हालांकि सीजीआई ने उनकी बात काटते हुए कहा, was a peculiar category for the creation of union territories. And what is the history of it, and is that category remains frozen to say that UT can be made into a state and not vice versa? इस पर सिंह ने कहा कि सिर्फ 7 यूनियन टेरिटरीज बचे हैं, जिसमें से एक को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस पर सीजीआई ने उनसे पूछ ही लिया कि यूनियन टेरिटरीज बनते कैसे हैं। द्विवेदी ने जवाब देते हुए कहा, I submit that to convert a state into UT, a constitutional amendment is needed under Article 368, which needs 2/3 ratification. There is no other way to do it. सीजीआई ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि वे सीनियर एडवोकेट सिंह को अपने आर्ग्यूमेंट्स जल्दी रैप अप करने को बोल रहे हैं, बट उन्हें वे रीजॉइंडर के समय वक्त दे देंगे। इस पर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि वे बस चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने के बाद के इफेक्ट्स पे ध्यान दे, जिस पर सीजीआई ने अपनी हामी भरी। समय की कमी की वजह से बाकी सभी एडवोकेट्स ने जल्दी जल्दी अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किया और 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस किया। He said, the 1954 presidential order was issued after the concurrence of the Constituent Assembly, and thus the subsequent presidential orders were issued under the assumption that Constituent Assembly approval pre-exists, and thus how else can there be a concurrence? उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 357 तब तक अडॉप्ट नहीं किया गया था, जिस पर सीजीआई ने सवाल करते हुए पूछा, So Article 357 has not been made applicable, and therefore no parliament can assume to itself the power of the state legislature to enact law and cannot delegate it further to the president, जिस पर पारिक ने हामी भरी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांतो सेन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। उन्होंने 3 थिंग्स पे ज़्यादा फोकस किया, जो कि हिस्टोरिकल, जुरिस्प्रूडेंशियल और टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस थे। He said, this region consisted of a Muslim majority and the population had a choice between going with Pakistan or India. They chose to be with India. When there is a constitutional promise in the nature of Article 370, it should be strictly construed. Now then, what are the limits of a constitutionally vested power? Liberty ends where the other man's nose begins. उन्होंने ये भी कहा कि जब एक सरकार किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करती है, तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 के तहत ये करना पड़ता है। इसके बाद सीनियर एडवोकेट नित्य रामकृष्णन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हुए कहा, Integration is neither a linear concept nor a quantitative one. I will be on shared sovereignty and integration principle. जिस पर सीजीआई ने उनसे कहा कि वे अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेज फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेजेंट करें। सीजीआई stated, We will hear tomorrow senior advocate Menaka Guruswamy. We will not hear on delimitation at all. You also please formulate your points on internal sovereignty. और इसी के साथ आज के कोर्ट की हियरिंग समाप्त हुई। आपको बता दें कि सीजीआई ने बाकी सारे रिमेनिंग काउंसिल्स को सिर्फ 10 मिनट का समय दिया है। पिटिशनर्स को मिला के उनका मानना है कि ये हियरिंग कल दोपहर तक समाप्त हो जाएगी। इस न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।